हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने अकाउंट्स के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ये आपकी थ्योरी तो बिल्ड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आराम से रिवाइज हो जाएंगे, ताकि जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आता है कि डोनेशन जो कि रिसीव हो रहा है फॉर अ स्पेशल पर्पस इज एक लाइबिलिटी, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखो, हम सब लोग ये तो जानते हैं कि जो डोनेशन होता है उससे हमारे लिए इनकम हमारी हो रही है, रिसीट तो हमारी हो रही है, लेकिन जब आप उसको स्पेशल पर्पस के लिए बुलाते हो तो हमारे ऊपर एक कंपल्शन आ जाता है कि इसको इसी डायरेक्शन में हमको जो है इससे यही चीज़ें यहाँ पर हमको खर्चा करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर अपना जाता है दैट इज कैपिटल रिसीट, दैट इज द राइट आंसर। रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल। तो यहाँ पर रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है? तो देखो, ऑथराइज कैपिटल का होगा, सब्सक्राइब का भी होगा, इशू का भी होगा, लेकिन जो चीज अनसब्सक्राइब्ड है, जो कि लोगों ने हमसे हमारे शेयर्स खरीदे ही नहीं है, उसका यहाँ पर कैसे पार्ट हो सकता है? सो दिस इज आवर राइट आंसर सी। अब आगे बढ़ते तो यहाँ पर आता है कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विच इज नोन एज। तो यहाँ पर जो रिटायरमेंट जब भी हो रहा होता है तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन आती है? क्या यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? क्या यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही होती है? क्या वाइंडिंग ऑफ बिजनेस होता है या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखो, नन ऑफ द अबव आपका हो नहीं सकता, क्योंकि सीयूटी में ऐसा नहीं होता है कि आपका नन ऑफ द अबव आंसर हो। वाइंडिंग ऑफ बिजनेस नहीं होगा, पार्टनरशिप भी यहाँ पर फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इज ए कि यहाँ पर आपकी जो पार्टनरशिप है यानी कि जो डीड है वो यहाँ पर जो है डिसॉल्व हो जाती है। आगे बढ़ते तो यहाँ पर आता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड टू ओपन अ पार्टनरशिप फर्म इज। मिनिमम नंबर कितना होता है? सो 10, 5, 2 या फिर 20। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगा कि इन सारे ऑप्शंस में सबसे छोटा यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज सी यहाँ पर हो जाता है। ईजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर मैं डिबेंचर्स की बात करता हूं तो डिबेंचर्स हमेशा क्या होते हैं? एक लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब होता है जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए हम लोग बोरो करते हैं पैसा। तो यहाँ पर 1 साल से ज्यादा हमेशा नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर में आएगा। करेंट लाइबिलिटीज में 1 साल से कम के लिए आता है, शेयर कैपिटल हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स विल रिजल्ट इन sacrifice of share in profit by one or more partners, gain of share in profit by one or more partners, both 1 and 2 या फिर none of the above। तो जब भी आप चेंज करते हो पीएसआर को, तो यहाँ पर देखो यार, कोई भी चीज हो सकती है, या तो आप सैक्रिफाई भी कर सकते हो, गेन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इज दैट इज बोथ 1 and 2। क्लियर है? बिल्कुल ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आता है कि पिक द ऑड वन आउट। तो इसमें से ऑड वन निकालना है। तो प्रेफरेंस डिवेंचर, ऑर्डिनरी डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर या फिर रिडीमेबल डिवेंचर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिडीमेबल डिवेंचर भी एक टाइप होता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर भी एक टाइप है, ऑर्डिनरी डिवेंचर भी एक टाइप है, पर प्रेफरेंस डिवेंचर कुछ अलग ही हो गया, मतलब अलग से कुछ आ गया कि भाई प्रेफरेंस डिवेंचर यहाँ पे कर रहे हैं, तो 1 यहाँ पर ऑड वन आउट यहाँ पे हो जाता है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या फिर क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो जब भी किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा जाता है उसके एग्जीक्यूटर के पास। तो वो किस में ट्रांसफर होता है, किस में यहाँ पर ट्रांसफर होगा? तो देखो, याद रखना, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होगा, वो हमेशा होगा यहाँ पर डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो फिर आप सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग की एंट्री करते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले जैसे ही क्वेश्चन है, शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुड बी क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, शुड बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट या फिर शुड बी नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि जब भी डोनेशन हमको रिसीव हो रहा है स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो एक तरीके का आपका स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। अब ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अगर हम लोग शो करते हैं तो एसेट साइड पे शो नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ये एक सेपरेट अकाउंट में यहाँ पर होगा और यहाँ पर बैलेंस शीट में हम उसको शो करेंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज आ। तो यहाँ पर क्या होता है? ये रेवेन्यू लॉस टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ इशू। तो रेवेन्यू लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व,
कैपिटल लॉस टू बी रिटर्न ऑफ द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर या फिर कैपिटल लॉस टू बी शोन एज गुडविल। तो ये तो गुडविल की तरह शो तो कभी हो नहीं सकता है। रेवेन्यू लॉस ये होता नहीं है, और कैपिटल लॉस होता है लेकिन ये कभी भी कैपिटल रिजर्व से हम लोग इसको नहीं राइटन ऑफ कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कि कैपिटल लॉस तो है, रिटर्न ऑफ करेंगे, लेकिन जब तक हमारे डिबेंचर्स आएंगे तब तक हम लोग इसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इशू के टाइम पर हम लोग को डिस्काउंट दिया था तो इसको रिटर्न ऑफ हम आराम से कर सकते हैं। द ओनर्स ऑफ द शेयर्स आर कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स। ये आपका होमवर्क है, ये आप सब लोग से बनता है तो कर लोगे। जनरल रिजर्व अपीयरिंग द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जनरल रिजर्व कहां पर ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इनके कैपिटल रेशियो में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जनरल रिजर्व जो होता है वो एक तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, कैपिटल रेशियो में नहीं जाएगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और मोस्ट प्रोबेबली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। चलो, वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां जाता है? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, नॉट रिकॉर्डेड या फिर रिकॉर्डेड एज अ फुटनोट। तो यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो करंट अकाउंट में जाएगा आपके हमेशा डेबिट साइड पे। ये चीज याद रखना, अपन लिखते हैं हमेशा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से लिखते हैं और फिर यहाँ पर डेबिट साइड पे एंट्री कर देते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दैट इज कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग सब हेडिंग्स कॉल्स इन एडवांस विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां पर हमको ये बात करना है कि भैया कॉल्स इन एडवांस कहां पे आएगा? करंट लाइबिलिटीज में आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आ नहीं सकता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, आएगा करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है भैया कॉल्स इन एडवांस, पहले हमको पैसा मिल गया है तब हमको उसको जो है उसके हिसाब से उसकी जो भी डिलीवरी है वो करना पड़ेगा। 15 पे चलते हैं। तो वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 10,000 शेयर्स है, पर एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव हुए हैं 9,000 शेयर्स के लिए। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्योंकि 10,000 शेयर्स थे पर आए हैं 9,000 के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला जाता है, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। यहाँ पर किस पे डेबिट होगा अगर हमारा जो इंक्रीज है वैल्यू का वो हो जाता है? तो वैल्यू ऑफ एसेट्स कभी भी अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एसेट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो तो क्रेडिट होती है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट अकाउंट में यहाँ पर यस बिल्कुल ही बिल्कुल डेबिट यहाँ पर हो सकती है। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो भैया एसेट वगैरह की चीज ही नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड होगा, एसेट अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, ये तो होता ही होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ये आप निकाल रहे हो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज सी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, देखो आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपकी जो थ्योरी है, जो आपकी जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे हो रहे होंगे। बेसिक्स आपको पता चल रहा होगा कि भैया मेरे बेसिक्स यहाँ पे क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, फोरफिटेड शेयर कैन नॉट बी इशूड एट कैन नॉट बी रीइशूड एट डिस्काउंट, रीइशूड एट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 10%, बी रीइशूड एट द मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू द अमाउंट फोरफिटेड नन ऑफ द अबव। तो आपने अगर थोड़ा भी शेयर कैपिटल पड़ा है तो आपको पता होगा आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपका शेयर फोरफिट आपने किया है, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। सो करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाता है। पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर ऑड वन आउट हमको निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो। तो यहाँ पर ये जो है ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी है, पर एसेट टेस्ट रेशियो आपका लिक्विडिटी रेशियो में आता है, जो कि हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज फोर्थ। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि चमन, रमन एंड सुमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो यहाँ पर इनका ओल्ड रेशियो हो जाता है। रमन यहाँ पर थोड़ा सा रिटायर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया गया है 1:1। गुडविल यहाँ पर 1 लाख रुपए दी गई है और रमन शेयर ऑफ हमको गुडविल को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको एंट्री समझना पड़ेगा कि हमेशा जब भी गुडविल की एंट्री होती है तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री यहाँ पर हो रही होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि कितना गेन कितना वो हो रहा है। तो सबसे पहली बात, जो गुडविल है, गुडविल आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी गई है 1 लाख रुपए। हमको कॉम्पनसेट किसको करना है? हमको कॉम्पनसेट करना है रमन को। तो हम रमन का यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लेंगे, 3/10 निकालते हैं। तो जो रमन की शेयर ऑफ गुडविल है दैट इज 30,000 रुपीज। अभी जो 30,000 रुपए है ये कौन देगा? यहाँ पर चमन और सुमन यहाँ पर देंगे, पर कितना देंगे, कैसे देंगे, ये हमको पता चलेगा इनके
गेनिंग रेशियो से। अब देखो गेनिंग रेशियो की बस एक ही कहानी होती है यहाँ पर, दैट इज कि जो गेनिंग रेशियो डायरेक्टली किक ऑफ मेथड से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो आएगा दैट विल बी 5:2, तो 5/7 और 2/7। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस 30,000 का 5/7 और 2/7 निकालो, थोड़ा सा अतरंगी सा आंसर आएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 21,428। तो 21,428 आ रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग देख लेते तो 15,000 वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो 21,429 इसने कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया है। सो करेक्ट आंसर अपना जाएगा दैट विल बी सुमन्स कैपिटल अकाउंट 21,429 और 8571 इसका हो जाएगा। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो, सी इज योर राइट आंसर। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो आ जाता है द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द क्रेडिटर्स व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म इज द फर्म्स फिक्स एसेट, लेवरेज, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या फिर शेयर प्राइस। तो जब भी जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या एसेस करते हैं जिससे उनको फर्म की जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसको बेचकर ही तो उनको लोग को पैसा वापस मिलेगा अगर नहीं दे पाए तो फिक्स्ड एसेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। तो उसी को देख करके हम यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है वो स्ट्रेंथ देखते हैं किसी भी फर्म की। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब भी शेयर्स को अलॉट करते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट। दिस इज अगेन योर होमवर्क। इतना इजी क्वेश्चन है भैया, नहीं करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रिसीव रेगुलरली इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एंट्रेंस फीस जो है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रिसीव कर रहा है और रेगुलरली रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर किस चीज में आएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड। तो देखो अगर ये रेगुलरली रिसीव नहीं कर रहा होता ना तो मैं इस एंट्रेंस फीस को डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल देता लाइबिलिटी साइड पर क्योंकि रेगुलरली आ रही है तो अब ये मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। तो रिकरिंग जो नेचर में होता है वो हमेशा मैं इसको डालूंगा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप से आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे आता है कि पिक द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट यहाँ पे करना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यहाँ पे दिया गया है, पार्टनर का लोन दिया गया है, पार्टनर ब्रदर लोन या फिर क्रेडिटर्स। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भैया डायरेक्टली यहाँ पर प्रोविडेंट फंड लगा दो, बट ये एक्चुअली डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन में आप सबसे पहले देखो क्रेडिटर्स की एंट्री करोगे, यहाँ पर मतलब उनकी पेमेंट करोगे, पार्टनर्स के ब्रदर की लोन की पेमेंट करोगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की करोगे, लास्ट में जो पार्टनर के लोन है उसकी पेमेंट होती है, उसके बाद फिर कैपिटल पेमेंट होती है, उसके बाद कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा क्योंकि ये सही होगा। इसकी बाद में सेटलमेंट हम लोग इसका करते हैं। हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतनी ज्यादा कम प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर अर्निंग पर शेयर। तो देखो अर्निंग पर शेयर तो यहाँ पर आएगा नहीं, ईपीएस तो यहाँ पर आएगा नहीं, नेट प्रॉफिट भी नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट लग रही है और आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ता है तो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीएडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो रीएडजस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा होता है। कैपिटल अकाउंट, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर रीएडजस्ट नहीं होता। तो जब हम लोग एडमिशन की बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप फिर से बनाते हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से वो यहाँ पर रीएडजस्ट हो रहा ही होता है क्योंकि न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ता है। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे का वैसे ही चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। सबसे बेस्ट अकाउंट मुझे लगता है डायरेक्टली कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट, कहीं ये कर रहे हो कहीं वो कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट अकाउंट भाई अपने लिए। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर आता है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। डिस्काउंट पर इशू किया है, रिडीम करा है प्रीमियम पे, यहाँ पर कौन सा अकाउंट आप उसको डेबिट करोगे? डिबेंचर्स अकाउंट को, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हियर इज 2। जितने भी लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि करेक्ट आंसर इज 3, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो क्रेडिट होता है और डेबिट यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो जाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। On the retirement of Hari from the firm of Hari, Ram and Sharma, okay, the balance sheet showed a debit balance of 12,000 रुपए in the profit and loss account। तो profit and loss account में यहाँ पर 12,000 रुपए का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है रिटायरमेंट पे। For calculating the amount payable to Hari, the balance will be transferred to credit of capital account of Hari, Ram and Sharma equally to the debit side of capital account of the Hari, Ram, Sharma equally, okay। टू द डेबिट, अच्छा ये 2 बार लिख गया था। टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल, अच्छा ये जो है 2 बार लिख गया है तो यहाँ पर इस लाइन को काट देते हैं। सो टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इक्वली या फिर टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इक्वली। मेरे को ये सब लोग सेम क्यों लग रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, हरी राम, अच्छा यहाँ पर हरी राम और शर्मा बोला गया, यहाँ पर सिर्फ राम और शर्मा बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? यहाँ पर बेसिकली लॉस हो रहा है,
क्लियर है बात। और लॉस कितने का हो रहा है, 12,000 का हो रहा है, और वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो हरिराम और शर्मा सबके में जाएगा, लेकिन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का लॉस है। तो यहाँ पर सेकंड इज योर राइट आंसर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर करंट रेशियो। ये भी बहुत ज्यादा इजी जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका जो होता है यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो के इक्वल में होता है, इन दोनों को इक्वल टू 1 भी हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय क्लब शुड बी ट्रीटेड। तो यहाँ पर सेल ऑफ, आपने सेल ऑफ ग्रास की है, तो एक तरीके का मिसलेनियस यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल होगा, एसेट होगा, रेवेन्यू होगा, अर्नड इनकम होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ये एक छोटी मोटी चीज़ है, कभी बार बार यहाँ पर नहीं आएगी। तो सेल ऑफ ग्रास क्या है, छोटी मोटी सी इनकम है, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट में ही ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा इसका लिमिटेशन नहीं होता है? विंडो ड्रेसिंग, प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर, सब्जेक्टिविटी या फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल। तो यहाँ पर देखो यार, लिमिटेशन नहीं होता है। तो देखो विंडो ड्रेसिंग तो बिल्कुल ही बिल्कुल होता है, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड ये भी होगा, सब्जेक्टिविटी भी होगा, लेकिन इंट्रा फर्म अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इससे आपका कौन सा डिसएडवांटेज हो रहा है मुझे नहीं पता। सो करेक्ट आंसर हियर इज फोर्थ वन। ठीक है, चलो। राइट इशू ऑफ शेयर्स इज इशू टू डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या फिर पब्लिक। तो राइट इश्यूज जो होते हैं वो हमेशा आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगेन एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर टच करना चाह रहा है हमारा मॉक टेस्ट। आगे बढ़ते तो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, 2 or more persons कैरिंग आउट कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस आर फिक्स्ड रेशियो, बिजनेस कैरिड आउट एनीवन और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। चलो, अब यहाँ पर मेरा फेवरेट क्वेश्चन आता है, दैट इज असर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पर बोला गया है कि डेप्रिसिएशन इज एडेड टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑफकोर्स ये बात ऐड करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम विच इज एन एक्सपेंस। तो बिल्कुल सही बात है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, इनके पैसे तो खर्च नहीं हो रहे हैं, अपने कैश तो नहीं जा रहा है, पर तब भी फिक्स एसेट पे लगकर हमारी जो प्रोडक्शन है उसको खत्म कर रहा है, तो पैसे एक तरीके से अलग तरीके से एक्सपेंस हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाता है दैट इज बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम बात की जा रही है, दोनों ही सही बोल रहे हैं, तो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 35th क्वेश्चन हमारा, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बाय बैक अगर कर रहे हो तो माइनस हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बिल्कुल सही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन द चेंज इन साइज कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरो ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसके अंदर आपका ओनर्स कैपिटल भी आता है और बोरो जो आप फंड करते हो वो भी आता है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा कि दोनों ही ट्रू हैं और वो करेक्टली उसको एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा है। तो 35th का भी 1 हो जाएगा। चलो 36 पे चलते, पिक द ऑड वन आउट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों में आपकी सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनरशिप डीड है वो यहाँ पर जा रही है, पर यहाँ पर तो पूरा फर्म ही डिसॉल्व हो रहा है। तो ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल ऑड वन यहाँ पर हो जाता है। एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, यहाँ पर आप फोर फीचर कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो फोर फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे डेबिट होगा? मार्केट वैल्यू से, पेड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग फोर फीचर कर रहे होते हो और शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर रहे होते हो, वो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें हमेशा आपकी कॉल्ड अप वैल्यू आती है। ये मैंने 1000 बार बताया है, तो इसको प्लीज याद रखें, इस पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट पे आता है कि एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी होती है जिससे वो रेवेन्यू यहाँ पर कमा रहा होता है। सो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, लैंड एंड बिल्डिंग सेल फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, रेंट रिसीव्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी रियल एस्टेट बिजनेस है और वो यहाँ पर परचेज कर रहा है कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को, तो वो उसके लिए एक उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इसको इन्वेस्टिंग मत समझ लेना, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। सेल कर रहा है अगर रियल एस्टेट बिजनेस, तो वो भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा। रेंट रिसीव्ड जो होता है, हम लोग ग्रिड यहां पर करते हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है उसमें GRID, जी से होता है आपका गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वो भी उसमें आता है। रेंट रिसीव भी आता है, इंटरेस्ट रिसीव भी आता है और डिविडेंड रिसीव भी आता है। तो यहां पर ये भी आपका ऑपरेटिंग में आता है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा होगा। 39 पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में कौन सा शो करता है यहाँ पर?
आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन, लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर अक्रूड सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करता हूँ कि किसको हम लोग शो करते हैं तो यहाँ तो डायरेक्टली लाइफ मेंबरशिप फीस आ जाता है जो कि आप लोग इसको शो कर रहे होते हो अपने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो 39 का यहाँ पे 3 हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो यहाँ पर नहीं होता है, कौन से में से? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन डेटर्स होगा, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। जब आप क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास पैसा और आ रहा है, आपने और उधार लिया तो पैसा आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर फोर्थ इज योर राइट आंसर। 41 पे चलते तो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा फॉल्स है स्टेटमेंट? डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरिंग, इट इज customary to prefix debenture with agreed rate of interest, okay. Debenture interest is charged against profit, the issue price and redemption value of debenture cannot differ। अब देखो यहाँ पर बात की गई है डिबेंचर जो एक पब्लिक बोरिंग है, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक से आप पैसा बोरो कर रहे हो। इट इज कस्टमर टू प्रीफिक्स डिबेंचर विद एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। डिबेंचर जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ऑफ कोर्स ही बात है, इंटरेस्ट हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये भी सही होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, या फिर जो फॉल्स आंसर है यहाँ पर, दैट इज इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू कैन नॉट डिफर। नहीं, डिफर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इशू एट पार कर सकते हो, रिडीम एट प्रीमियम कर सकते हो, तो यहाँ पर वैल्यू तो डिफर हो सकती है। तो फोर्थ इज योर राइट आंसर। 42nd क्वेश्चन पे यहाँ पर चलते हैं। तो बोला गया है आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग सैलरीज टू द पेड एक्टिव पार्टनर ए टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करता हूं और मैं सैलरी कुछ पे कर रहा हूं तो वो हमेशा डेबिट साइड पर आती है टू सैलरी नाम से। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आपकी? तो याद रखना, यहाँ पर अगर डेबिट हो रहा है तो जर्नल एंट्री में हमेशा वो टू सैलरी जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो अपन लोग क्या लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखता हूं तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन मुझे मिल जाता है कि P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, और यहाँ पर सैलरी ट्रांसफर भी हो रही है, अमाउंट की कोई झंझट नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर 43rd क्वेश्चन पे चलते हैं तो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश और कैश जैसी चीजों को हम लोग रखते हैं। तो बैलेंसेस बैंक तो आता है, बैंक डिपॉजिट विद 100 डेज ऑफ मैच्योरिटी देख लेते हैं, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड या फिर कैश ऑन हैंड। तो यहाँ पर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जो अपना सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पर नहीं आएगा। सो द करेक्ट या फिर इनकरेक्ट आंसर जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज बैंक डिपॉजिट विद 100 डेज ऑफ मैच्योरिटी। वो फिक्स डिपॉजिट में आ गया बेसिकली, ओके। मोहित एंड गोविंद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो इन द 1:2 इनका रेशियो है। दे एडमिटेड रवि फॉर 1/5 शेयर होगा, आई थिंक सो, इन द प्रॉफिट 1/5 है, ओके। ही ब्रॉट 2.5 लाख रुपए फॉर द कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग गुडविल। द गुडविल ऑफ द वैल्यू इज 3 लाख रुपए, वॉट जनरल एंट्री विल बी पास्ड। तो यहाँ पर वो कैपिटल तो लेकर के आए पर गुडविल नहीं लेकर के आए। तो जब भी गुडविल नहीं लेकर के आए तो हम उसका जो कैपिटल अकाउंट है उससे पैसा यहाँ पर काट लेंगे। तो हम लोग शेयर ऑफ गुडविल देख लेते हैं। तो 1/5 शेयर है तो 3 लाख का 1/5 अगर आप लोग निकालते हो इंटू 1/5 करते हो तो 5 6 30 आता है, तो 60,000 रुपए उसको अपने कैपिटल से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग मोहित और गोविंद और नया पार्टनर कौन सा है? रवि यहाँ पर पार्टनर है, तो मेरे हिसाब से फोर्थ एंट्री यहाँ पर सही हो जाएगी कि जो रवि है वो अपने कैपिटल से यहाँ पर इन दोनों को जो है वो पैसा दे रहा है। सो फोर्थ इज योर राइट आंसर। 45th पे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि गोविंद, हरि और प्रताप जो है वो पार्टनर है, रिटायरमेंट हो रहा है गोविंद का, और जो गुडविल है वो ऑलरेडी अपेयर कर रही है बैलेंस शीट में 24,000 रुपए की। सो द गुडविल रिटर्न ऑफ विल बी, तो देखो ऑलरेडी अपेयर करने का मतलब है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही है, 24,000 रुपए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आ रहा है तो इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डालेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमें डालेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, तो गोविंद, हरि, प्रताप को हम लोग यहाँ पर कर देंगे डेबिट। सो डेबिट करेंगे सारे पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्स्ट इज योर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी नोन एज, ओके। सो डिबेंचर दैट डू नॉट कैरी, जो कि कैरी नहीं करते हैं एनी चार्ज ऑन सिक्योरिटी ऑफ एसेट, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है वहां पर। तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड, डायरेक्टली दिख रहा है यार यहाँ पर अनसिक्योर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। अब 47 पे चलते तो आ जाता है इफ देयर इज अ मैच फंड। यहाँ पर कोई मैच फंड दिया है तो मैच एक्सपेंस और इनकम कहाँ पर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, या फिर बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू, पता नहीं आगे कुछ लिखा नहीं था, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? तो मैच फंड जो है उसमें मैच एक्सपेंस होता है। देखो मैच फंड अगर आप बना रहे हो तो आप बैलेंस शीट के अंडर में बना रहे हो, तो उसको जितने भी एक्सपेंस और इनकम्स हैं वो किस साइड पे आएगा? तो हमेशा वो लाइबिलिटी साइड पे आएगा। तो थर्ड इज योर राइट आंसर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको आप पे कर रहे हो, वो आपकी बुक्स पे नहीं थी, तो हमेशा लाइबिलिटी साइड पर जाएगी। पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो हमेशा आपकी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में आपकी
चली जाएगी, ठीक है। मुझे लगा डेबिट क्रेडिट पूछा है। नेक्स्ट इज की रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज, तो यहाँ पर आप कैसे उसको शो करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में करोगे, अदर इनकम में, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। सेल ऑफ गुड्स आपने किया, आपकी मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी है तो हमेशा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगी, तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो खत्म हो चुकी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर कहां पर आएगा, 8% पे, 6% पे, 12% पे, या फिर नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ये आपका अगेन होमवर्क हो जाता है, बहुत ही ईजी है और आपको 1000 बार ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। होप आपकी जो थ्योरी पार्ट है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर अप हुआ होगा और यहाँ पर आपकी जो बेसिक्स हैं उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है क्लियर कर लिया है। ऐसे ही और मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच कंटेंट। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।